नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने संसद के बारे में बात की थी, प्रधानमंत्री के बारे में बात की थी। आज हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोकसभा की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हमारी जो संसद है, संसद का जो उल्लेख किया गया है 79 में। संसद के 3 पार्ट आते हैं। संसद 3 पार्टों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद के ये 2 सदन होते हैं और ये राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होते हैं। मतलब संसद की अगर हम बात करें तो संसद का जो उल्लेख है 79 में है, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। संसद की अगर हम बात करें तो संसद के 3 पार्ट हो गए, राष्ट्रपति संसद का पार्ट हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। आज हम पर्टिकुलर लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। लोकसभा का जो वर्णन दिया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में दिया गया है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं इसे निम्न सदन भी कहते हैं, इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं इसे। लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं, इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो अगर हमारी पहली लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव भी कह सकते हैं। हमारी पहली लोकसभा के चुनाव जो हुए थे वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव थे। ये हमारे लगभग 4, 4.5, 5 महीने तक ये चुनाव चले थे। अगर हम प्रथम लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो देश में पहले लोकसभा चुनाव 51 से लेकर 1952 फरवरी तक हुए थे और प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए टोटल 489 सीटों के लिए चुनाव किया गया था, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी और कांग्रेस की तरफ से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बने थे, नियुक्त हुए थे। अगर पहले चुनाव की हम एक और बात करें तो पहले चुनाव में 2 प्रमुख हस्तियां थी जो चुनाव हार गए थे। एक तो हमारे जो संविधान के थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो ये चुनाव हार जाते हैं, और दूसरे आचार्य जो कृपलानी थे वो ये चुनाव हार जाते हैं। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ और पहली अगर लोकसभा की अगर हम बात करें, पहली लोकसभा की जो बैठक हुई थी वो 4 अप्रैल 1952 को इसकी हमारे पहली लोकसभा की बैठक हुई थी और पहली लोकसभा के हमारे जो अध्यक्ष बने थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो हमारे गणेश वासुदेव मालंकर, जीवी मालंकर साहब जो थे। अब अगर हम जीवी मालंकर साहब के बारे में बात करें, गणेश वासुदेव मालंकर साहब की अगर बात करें तो गणेश वासुदेव मालंकर साहब हमारे पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा पहली लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, जो प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर भी यही थे। इसे संसद का जनक मानते हैं, इसे भारतीय लोकसभा का जनक मानते हैं गणेश वासुदेव मालंकर, क्योंकि ये जो हमारा प्रोटेम स्पीकर थे, पहले प्रोटेम स्पीकर भी गणेश वासुदेव मालंकर थे। प्रोटेम स्पीकर वो होता है कि जब तक सभा का या लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक उस लोकसभा के समस्त सदस्यों के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो भी गणेश वासुदेव थे और पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो भी गणेश वासुदेव मालंकर साहब के थे। इन्हें लोकसभा का जनक मानते हैं, इन्हें भारतीय संसद का जनक माना जाता है। अगर हम इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो मूल संविधान में सदस्य संख्या इसकी 500 है। अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम 552 हो सकते हैं। अनुच्छेद 81 में ये कहा गया है कि जो सदस्यों की संख्या होगी, इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि 530 सदस्य जो होंगे विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे और उनका जो चुनाव प्रणाली होगी वो प्रत्यक्ष रूप से होगी। चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से होगी। प्रत्यक्ष रूप से ये होता है कि इसमें आम जनता भाग लेती है, जिसमें आम जनता भाग लेती है और
एक वोट का मूल्य केवल एक ही माना जाएगा, वो होता है आपका प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसमें 530 जो मेंबर होंगे वो विभिन्न राज्यों से होंगे, 20 सदस्य होंगे जो यूटी से होंगे, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, और एक होते हैं 2 सदस्य, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय 2 सदस्य। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 331 में लिखे। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो 550 मेंबर हैं, इसमें अगर कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय को अगर प्रतिनिधित्व पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वो 2 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीयों को, अनुच्छेद नंबर 331। इस तरह से हम देखा जाए तो टोटल मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। मूल संविधान की बात करें तो 500 थी, और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल 545 मेंबर हमारी लोकसभा में है। 530 राज्यों से होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, और 2 राष्ट्रपति के द्वारा होंगे। अगर अब हम उम्र की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होगी। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इसे आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव का मतलब हो गया इसमें आम जनता भाग लेती है। ठीक है, टोटल 552 हो गए। अगर इसमें एसटी, एससी और एसटी की सीटों की बात करें तो 84 सीटें जो होगी इसमें एससी की होगी, और 47 सीटें जो होगी वो एसटी की होगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड। ये जो सीटें हैं ये 2026 तक ये सीटें यथावत रहेगी, उसके बाद इन सीटों में चेंजेस होगा। अगर हम वोटिंग की बात करें जो 18 वर्ष किया गया था, 18 वर्ष को जो वयस्क मताधिकार माना गया था, वो हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 1989 में किया गया था 61वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष मानी गई है। 18 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। ये हमारा 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, उसको वोटिंग के लिए माना गया है। अगर हम लोकसभा के सीटों की कुल बात करें, अगर सर्वाधिक सीटों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक सीटें जो है यूपी से है 80 सीटें, राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं, और दिल्ली से 7 सीटें हैं। यूपी से 80 है, राजस्थान से 25 है, और ये है। अब अगर हम लोकसभा की आगे और बात करें तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करें तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। क्या अभी तक ऐसा 8 बार हो चुका है कि लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के अगर हम देखें तो समय से पूर्व भी इसको भंग कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि एक अनुच्छेद आता है 75 क्लोज नंबर 3 में ये लिखा है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर प्रधानमंत्री का इस्तीफा माना जाता है तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा हो गया। और अगर संसद चाहे तो जैसे लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, समय से पूर्व बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर संसद चाहे तो इसकी अवधि को आगे बढ़ा भी सकता है, 5 वर्ष के बाद आगे बढ़ा भी सकता है। ऐसा अब तक 2 बार हो चुका है। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल की स्थिति हो या कंडीशन अगर सामान्य नहीं हो तो संसद विधि के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद फिर उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1976 में अभी तक ऐसा 2 बार हो चुका है। एक हम लोकसभा की अगर बात करते हैं तो एक हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। अगर हम संयुक्त ज्वाइंट सेशन की बात करें
संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करें तो संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। पहली बात ये, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, वो नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन सामान्यतः 3 परिस्थितियों में बुलाई जाती है। कब बुलाई जाएगी? जब एक प्रस्ताव है या एक विधेयक है एक संसद से पास होकर, एक हाउस से पास होकर जब वो दूसरे हाउस में जाए। हम पढ़ रहे हैं कि संयुक्त अधिवेशन सामान्यतः 3 परिस्थितियों में बुलाते हैं। पहला कि जब कोई विधेयक है एक हाउस से पास होकर वो दूसरे हाउस में जाए और दूसरा हाउस या तो उस विधेयक को मना कर दे, पहली चीज, या उस विधेयक में कोई संशोधन करता है और उस संशोधन पर दोनों सदनों की सहमति नहीं हो, दोनों संसद उस संशोधन पर अमेंडमेंट पर सहमत नहीं हो, या फिर दूसरे हाउस में गया और उसको 6 माह तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, या 6 माह बाद भी दूसरे संसद द्वारा उस विधेयक को पास नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो इसका करता है। ठीक है। अगर आगे हम लोकसभा की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन में हमने देखा कि उसकी अध्यक्षता, अगर अनुच्छेद नंबर 1 आता है 109 में यह कहते हैं कि कोई भी अगर धन विधेयक है, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 110 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो ये तय करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये जो अधिकार दिया गया है वो केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। और 109 ये कहता है कि कोई भी धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि धन विधेयक के बारे में राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है और उसमें केवल सुझाव दे सकती है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के बारे में। हमने पहली लोकसभा अगर हम देखें तो हमारी पहली लोकसभा का कार्यकाल है वो 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। ये हमारे देश के पहले आम चुनाव थे जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव हार जाते हैं, और जो अपने आचार्य कृपलानी साहब हैं वो भी ये चुनाव हार जाते हैं। तो हाँ, अब हम अगर इसकी चुनाव प्रक्रिया देखें तो जो लोकसभा का जो होता है चुनाव प्रक्रिया ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक होता है चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष और एक होती है अपने एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रत्यक्ष चुनाव की अगर बात करें तो इसमें लिखा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, इसे कहते हैं हिंदी में अग्रता ही विजेता। मतलब जो सर्वाधिक वोट लेके आएगा वो ही ये चुनाव प्रक्रिया जीत जाएगा। हल्ला बोल, अग्रता ही विजेता। एकल संक्रमण की बात करते हैं तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक, इसमें जो मतदाता होते हैं इसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। आम जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें भाग, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसमें एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से होता है, जिसमें जो वोट देने वाला होता है उसके अपने प्रेफरेंस देते हैं। 1 2 3 4 जितने भी चुनाव जो लड़ रहे हैं उनको प्रेफरेंस में वोट देते हैं और उसका आनुपातिक आधार पर उसका वोट का काउंट होता है। तो जो लोकसभा का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होता है, आम जनता इसमें भाग लेती है और जो सर्वाधिक
वोट लेके आता है वही इसका विजेता बनता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम दूसरे टॉपिक के बाद पर बात करेंगे। धन्यवाद।